हमने कहा था चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। ये कौन चीजें थी? 5 चीजें। अब देखिएगा मार्क्स वाइज एलोकेशन कैसे हुई। सबसे पहले क्या है? चैप्टर 1। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। negotiable instrument chapter 16 17 13। मैं आपको बता दूं, इसको याद करा दो कि किस में से कितने मार्क्स का आने 5 मार्क्स का 55 मार्क्स 15 to 20 10 to 15 स्टेट लेवल्स। ठीक है, अब इसमें दो कुछ हमारे हो गए चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आज हमारा पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लास्ट 3 चैप्टर्स आपके साथ बताएगा। अब यह चैप्टर 1 और ये लास्ट 3 चैप्टर्स यहाँ से 15 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का रटा रटा, कोई केस स्टडी नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम इतना चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, वहां से कोई केस स्टडी नहीं आनी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेगा। आपके 3 चैप्टर से कोई केस स्टडी नहीं आनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेगा। इसे कहते हैं 9 नंबर तो आपको पास रहेंगे। ये अगर आप 3 की देंगे आपको 15 में से 15 नंबर मिल जाएंगे कंप्लीट। और अगर मैं आपको बताऊं कि 3 चैप्टर्स 2-2 टॉपिक्स का चैप्टर में, आज चैप्टर 16 हाफ हो जाएगा, आधा चैप्टर 16 आपके सामने इतना ही कलर एक 2-2 दिन में चैप्टर्स हो जाएंगे। और यहाँ से 10 नंबर आने ही आने और स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 वाइज क्वेश्चन होगा, 1 स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं? पता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने का काम किसका है? मनी लॉन्ड्रिंग का जब करते हैं तो सजा क्या होगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसलिए करा रहा हूं कि नेगोशिएबल से कि बच्चे से क्या करते हैं कि जब नेगोशिएबल पढ़ा के ये आखिरी में करा दो तो बच्चे अपने महारत शो करते हुए कैंपस नहीं आते, हम घर बैठ के रीडिंग करके रटा लगा लेंगे। तो रिपीट इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको एक दफा मैं समझा दूं, उसके बाद याद करना आपके लिए आसान हो जाए। याद आते हैं तो ये क्लासेस इसके मैंने किस तरह की, इसके बाद 16 से 18 करने के बाद आखिरी पोर्शन हमारा होगा 2 चैप्टर्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और उसके बाद हमारा इंश्योरेंस सर्विस होगा आपकी लॉ स्टार्ट करते हैं अपना पार्टनरशिप एक्ट को खत्म करते हैं और उसके बाद अपना चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। पार्टनरशिप एक्ट हमारा हर तरह से कंप्लीट हो गया है। जो एक टॉपिक रह गया है, हमने कहा था माइनर कैन नेवर बी अ पार्टनर बट माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बट स्टिल ही इज नॉट अ पार्टनर। तो सिर्फ क्या लेगा? प्रॉफिट में हिस्सेदारी। ये केस कब होगा? जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ होगी तो उसका माइनर बेटा जो होगा वो आगे बैठेगा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता रहेगा। जरा देखिए कहता है माइनर कैन भी कर सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए होगा? कंसेंट 100% कंसेंट चाहिए, 100% कंसेंट। अगर माइनर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में इंटर हो गया, इस टॉपिक के एंड पे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब ना देना। अगर माइनर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में इंटर हो गया तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, क्या वो नहीं, क्या वो पार्टनर है? नहीं, इज नॉट अ पार्टनर। क्या वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स। क्या वो सूट फाइल कर सकता है प्रॉफिट या प्रॉपर्टी के हवाले से? नहीं, अनलेस ही डिस्कनेक्ट्स। अनलेस ही डिस्कनेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर माइनर ने केस करना है कि मुझे प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी का हिस्सा पूरा नहीं मिल रहा तो उसको पहले बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के बाद वो अदालत में केस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट भी लेता है और केस भी करेगा, नहीं, प्रॉफिट लेना बंद करो फिर केस करो, और अगर केस जीते या हारे जो भी है अब दोबारा प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं हो। ये 3 किस्म के रिस्ट्रिक्शंस हैं। दैट माइनर इज एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप is not a partner, he cannot inspect books and he cannot file suit for profit or property of firm unless he disconnects himself from the firm.
डिस्कनेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द फर्म का मतलब क्या है? एग्जिट ले, एग्जिट ले कि भाई मुझे बेनिफिट का एडमिट नहीं रहना, मैं अपना केस कर जाऊं, तब वो केस कर सकता है, अदरवाइज वो केस नहीं कर सकता। जब वो पार्टनर के फॉर्म में था, बेनिफिट में एडमिटेड था, तो उसकी लायबिलिटीज क्या? शेयर इज लायबल, माइनर नॉन लायबल पर्सनली। हाँ, माइनर पे वालिद साहब को दोगे, क्या वालिद साहब का कोई शेयर होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड होगी, कि प्रॉफिट जब कैपिटल लेकर आया होगा, तो प्रॉपर्टी अगर कैपिटल लेकर आया होगा, अगर लायबिलिटी अराइज होगी तो माइनर अपनी जेब से लायबिलिटी देगा या जो उसका 10 लाख वाला हिस्सा होगा उसमें से लायबिलिटी पे ऑफ होगी, जो हिस्सा होगा 10 लाख वाला उसमें से लायबिलिटी पे ऑफ के माइनर पर्सनली लायबल नहीं। चलिए रिस्ट्रिक्शंस की पता लगी क्या? तीन रिस्ट्रिक्शंस और दो राइट्स हैं। राइट देखिए, सॉरी लायबिलिटी देखिए, राइट्स क्या है? तीन राइट्स। पहला राइट है शेयर इन प्रॉफिट या शेयर इन प्रॉपर्टी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसमें मालिक का शेयर है। नंबर 2 ही कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स, ठीक है, याद रखो बुक्स, ही कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स, ही कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स। क्या मतलब है दोनों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस नहीं कर सकता, डबल एंट्री क्वेश्चन, डबल एंट्री पे, जर्नल पे या फिर ट्रायल बैलेंस तक अगर कोई एतराज है तो वो कर सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एतराज नहीं कर सकते। प्रॉफिट में ऐसा रहता है, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है एंड नॉट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इसका मतलब माइनर इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता, क्यों? कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पुराने नहीं याद आ गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात नहीं पड़ी थी, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज़ ही इज नॉट कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट। यू नो कि अगर किसी ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होना है तो वो कोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका, तो मतलब कॉम्पिटिटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होगा। कितनी रिस्ट्रिक्शन है? माइनर एडमिट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप 3। नंबर 1 पार्टनर नहीं है, नंबर 2 इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, 3 सूट फाइल नहीं कर सकता अनलेस एक्सेप्टेड। लायबिलिटीज तो पर्सनली लायबल नहीं है उसका, राइट्स क्या है? प्रॉफिट शेयर, अकाउंट्स में इंस्पेक्ट करना और माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। पार्टनर ए बी और सी, पार्टनर सी की डेथ होगी, सी का एक बेटा था जिसकी उम्र 17 साल, माइनर है, सी का एक बेटा था जिसकी उम्र 17 साल, माइनर है, तो ए और बी ने डिसाइड किया कि सी तो मर गया, उसके 17 साल का जो माइनर बेटा है उसको बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप हैंडल कर लेते हैं। अब बेनिफिट को गेन कर रहा है, साल गुजर गया, साल बाद उसकी एज क्या हो गई? 18। नाउ ही इज एज ऑफ मैच्योरिटी, नाउ ही कैन बी अ पार्टनर, नाउ ही कैन बी अ पार्टनर, एज ऑफ मैच्योरिटी होगा क्या? लॉ कहता है माइनर बेनिफिट में एडमिट होने वाले माइनर तुम अब हो गए मेजर, अब मेजर पर्सन हो गए हो तो तुम्हें ऑप्शन दिया जा रहा है या तो छोड़ दो या एज अ पार्टनर चल जाओ, या तो अनाउंसमेंट कर दो छोड़ दिया या फिर एज अ पार्टनर आ जाओ। अब तो मजीद माइनर एडमिट द बेनिफिट नहीं है तो उसको 6 महीनों का टाइम दिया गया है। उसको टाइम कितना दिया गया? 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है। विदिन 6 मंथ्स यू हैव टू डिसाइड अगर आप इस पार्टनरशिप में पार्टनर बन के रहना चाहते हैं या फिर आप एग्जिट करना चाहते हैं। अब हमने तो 6 महीने कब से शुरू होंगे तो उन्होंने कहा 2 डेट्स बता रहा हूं, व्हिच एवर इज लेटर, व्हिच एवर इज लेटर, लेटर मतलब क्या होता है? बात ये क्या लिख ले व्हिच एवर इज लेटर, क्या दो डेट्स हैं? बिकमिंग अवेयर या फिर अटेनिंग मेजॉरिटी, दो बिकमिंग अवेयर या फिर मेजॉरिटी। एक वो दिन था जिस दिन वो 18 साल का हो गया और एक वो दिन था जब उसको पता चला कि वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सा है। तो ये 2 डिफरेंट डेट्स पेपर में दी होंगी, इसमें से कौन सी डेट लेनी है? पहले वाली या बाद वाली? बाद वाली डेट लेनी है। और बाद वाली डेट से कौन होना शुरू हो जाएगा? क्या 6 महीने, और 6 महीने तक क्या डिसाइड करना कि वो पार्टनर है या नहीं है। अब सुने बात पूरी कंसेप्ट सुन ले, अगर माइनर 6 महीने के अंदर डिसाइड करते हैं कि वो पार्टनर है तो वो जब से बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट हुआ था तब से, जब वो 17 साल का था तब से ऑनवर्ड, आज से नहीं 1 साल पहले से ऑनवर्ड जितनी भी फर्म की लायबिलिटीज थी उसको पर्सनली लायबल होगा। तो नुकसान है कि नहीं? और अगर वो आज कहते हैं
बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं हूं तो वो पिछली की लायबिलिटी का और आने वाली लायबिलिटी का किसी लायबिलिटी में पर्सनली लायबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात सही है। याद रखिए, इफ माइनर डिसाइड्स टू बिकम पार्टनर, अगर वो पार्टनर बनना डिसाइड करे तो विद 6 मंथ्स, तो हिज शेयर जो एज माइनर था, जब वो कितने साल का था, 17 साल का, तब से लेकर विल बी शेयर एज पार्टनर पर्सनली लायबल होगा फॉर डेट्स। कौन से डेट्स? सिंस ही वाज एडमिटेड द बेनिफिट, जब से वो बेनिफिट ऑफ पार्टनर में एडमिट किया गया तब से लेकर अब तक जितने भी लायबिलिटी थी उसको उसका भी हिस्सा वो पे करेगा। और पर्सनली लायबल, हमने कहा ना पर्सनली लायबल नहीं होता, या करना नहीं होता ये लायबिलिटी माइनर नॉट लायबल पर्सनली, लेकिन पर्सनली लायबल हो जाएगा जब से बेनिफिट ऑफ पार्टनर हुआ था। कभी के बेनिफिट ऑफ पार्टनर होता है एक लेटर आपने लेने की मेच्योरिटी उसने कहा जब का मार्च को हो गया 18 साल का और 5 मार्च को पता चला कि बेनिफिट ऑफ पार्टनर एडमिट है, 6 महीने कहां स्टार्ट हो गए, 5 मार्च इस तरह डिपेंड करता है केस में ना बताओ उसको ना बताओ सर कि उसका शेयर वही होगा जो उसके फादर का शेयर है, लेकिन उसके फादर की पहले उसको लायबिलिटीज चलती आ रही थी फैमिली की, तो वो कह रहा है कि जब वो एडमिट हुआ तब से वो उसकी पर्सनली जब 17 साल का था ना वो एडमिट हुआ था तब से जो लायबिलिटीज बनी तब से उस दिन से, उससे पहले नहीं हुआ, उससे पहले की नहीं, 17 साल का था बेनिफिट ऑफ पार्टनर एडमिट हुआ, तो जब वो 17 साल से ऑनवर्ड जो लायबिलिटीज थी ना वो उस पे अब लायबल ठहराएगा। लेकिन जब उससे पहले वाली थी जब वो 16 साल का था तो बेनिफिट नहीं था ना, वो लायबिलिटीज के जिम्मेदार नहीं। और ये भी जिम्मेदार कब होगा? 17 साल के बाद करके। अगर वो 18 साल की एज अचीव करने के बाद ये डिसाइड कर ले कि मैंने पार्टनर बन ही रहना, मैंने पार्टनर बन ही रहना, क्या 18 की जगह की लायबिलिटी नहीं है हमारे पास, वो उसके बाप का जो शेयर है उससे हो सकती है, वो कैंसिल कर पार्टनर से दूसरे बाप हाँ उससे भी कर सकती है और वो पर्सनली भी लायबल उसका लायबिलिटी ज्यादा हो सकती है ना, डेट्स में लायबिलिटी 10 करोड़ की थी, फिर तो 10 लाख का है, बाकी लायबल है। क्या बात क्लियर है? अब क्या ही हो अगर वो नॉट डेड नहीं, मैंने पार्टनर नहीं बनना, कब क्या करिए 18 साल अचीव करने के बाद लेटर। अच्छा इसमें पता है लेटर का क्या मतलब है? यकम मार्च को वो बना 18 साल का, यकम फेब को उसको पता चला था कि वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट था, तो 6 महीने कुछ हो गए यकम मार्च इस कॉन्टेक्स्ट में आ गया जब टेक कर लिए which is share not liable for act of from after notice, he will have to give notice they be son of Mr. C, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें बेनिफिट में एडमिट नहीं रहना चाहता, मैं एज अ पार्टनर बनके नहीं रहना चाहता। उसने 18 साल अचीव करने के बाद ये जो मेजॉरिटी करने के बाद नोटिस दे दिया कि मैंने नहीं बनना पार्टनर, उसका शेयर लायबल नहीं होगा। कैन रिसीव शेयर्स एंड कैन सू पार्टनर, जो बचा हुआ शेयर होगा वो उसको मिल जाएगा वापस, और अगर उसको पार्टनरशिप में कोई एतराज है, पार्टनर से कोई एतराज है तो उनको सू भी कर सकता है, सू भी कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब सुन ले, क्या ही हो अगर 6 महीने पूरे हो जाए और वो नोटिस ना दे तो क्या एज्यूम करें? ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स कोई नोटिस नहीं आया, इसका मतलब क्या है? नो नोटिस गिवन बाय माइनर, जब वो मेजर बन गया तो क्या एज्यूम कर देगा? होल्ड आउट एज पार्टनर। क्या इफेक्ट होगा इसका? पर्सनली लायबल होगा फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही वाज एडमिटेड द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। मुझे पता है सवाल है अगले पार्टनरशिप एक्ट खत्म, कंप्लीट पार्टनरशिप एक्ट। अब सवाल ऐसा क्या करें कि वो पार्टनर भी बनना चाहता है लेकिन वो शेयर्स में या लायबिलिटी में हिस्सा नहीं लेता, तो क्या करें? एक्सीलेंट। तो क्या करें? इन्हीं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ एग्री करके पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके नई पार्टनरशिप करे और खुद अपना नाम लिखवाए, जब 18 हो जाएगा नया पार्टनर बन जाएगा तब जाके वो पर्सनली लायबल, पिछले लायबिलिटी के लायबल नहीं होगा, ऑनवर्ड आने वाली लायबिलिटी के लायबल होगा। ये बात तो शायद जानी चाहिए, ये कांसेप्ट है, समझ लीजिए बात। क्या ये बात कर रही है? सबक ले रही है? चलिए पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया, कैसा लगा? मुश्किल था? अक्सर पेपर में आता है ये तो। ऐसा क्या हो कि वो माइनर कहे एज ऑफ मेजॉरिटी टेक करने के बाद मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ
लेकिन जब मैं 17 साल का था ना, पेटिशमेंट हुआ था, उन वाली लाइबिलिटीज के लिए पर्सनली लायबिलिटी ठहराना था। तो उसके लिए जरूरी है 18 साल का जब हो जाए वो पार्टनरशिप से एग्जिट कर जाए और उन पार्टनर से एग्री करके नई पार्टनरशिप नया एग्रीमेंट कर ले। तो फिर वो पिछले वर्ग के वो लायबल, बाकी लायबल रहेंगे, वो लायबल ही रहेगी। तो इसमें भी कंसेंट चाहिए, बात 100% कंसेंट चाहिए। क्या ये बात करिए? चलिए याद है चैप्टर 16 नाम से चैप्टर 16 का मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? कन्वर्ट करना डर्टी मनी को क्लीन मनी में। पैसे गंदे हो गए थे, उन पे धब्बे लग गए थे, उनको वॉशिंग मशीन में डाल दो, सब के साथ मिला के तो धो के उनको नए नोट सुखा के ये आ गया मनी लॉन्ड्रिंग। क्या किया इसमें? मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, डर्टी मनी को कन्वर्ट किया क्लीन मनी में। ऐसा नहीं है इलीगल तरीकों से, जैसे कि लेट्स सपोज महीन है, वो बेसिकली स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है, चरस, अफीम और हेरोइन और इस तरह की चीजें सप्लाई करता है, उससे उसने पैसा कमाया। आप ये शो नहीं कर सकता, शो करेगा तो